नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन। एग्जांपल के तौर पे जेड टेस्ट, टी टेस्ट, ये ओवा नहीं है, एनोवा होगा, मिसराइट है, अनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है, या पेयर्ड और अनपेयर्ड टी टेस्ट, ये होगा। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लेस पावरफुल या नॉन पावरफुल, मैं नॉन एक्चुअली नहीं बोल सकता कंप्लीटली, बट लेस पावरफुल बोल सकता हूँ। बट मैं नॉन इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सा समझिएगा कि यहाँ पे नॉन पैरामेट्रिक, नॉन पावरफुल, नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों चीज नॉन चलेगा। ना ही ये अगर नॉन पैरामेट्रिक है तो नॉन पावरफुल भी है और ना ही नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, ठीक है। एंड सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ पे जो हम शो कर रहे हैं वो है मीडियन और स्पीयरमैन कोरिलेशन। इसके एग्जांपल के तौर पे काई स्क्वायर, मैन विटनी, मैन केंडाल, क्रूशल वॉलिस, ये सब टेस्ट आते हैं। तो ये जो है टेबल आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ, इसके इन्फॉर्मेशन को दिमाग में फिट करिए और फिट करके डन बोलिए। डन। अच्छा एक बात बताओ, ये जो मैं टेक्निक आपको बता रहा हूँ इसमें मैंने एक मेट्रिक का मतलब है पैरामेट्रिक और नॉन मेट्रिक का मतलब है नॉन पैरामेट्रिक। अब आपके पास एक सैंपल हो सकता है, ये एक से ज्यादा सैंपल भी तो हम सोच कर सकते हैं ना। तो कहीं ना कहीं जो है इट कैन बी वन सैंपल और इट कैन बी मोर देन वन सैंपल के तौर पे जो है वो शो किया जा सकता है। जरूरी तो है नहीं कि आपके पास एक ही सैंपल हमेशा। अगर सिर्फ एक सैंपल है, एक चीज के बारे में आपको स्टडी करना है और एक ही सैंपल है, तो उस केसेस में आप टी टेस्ट या जेड टेस्ट परफॉर्म करते हैं नॉर्मली। लेकिन अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा सैंपल हो, दो सैंपल, तीन सैंपल, चार सैंपल, सॉरी, फॉर एग्जाम्पल कि मान लो मैं अपने वर्क से रिलेटेड आपको एक्सप्लेन करूं, मैं मेरे पास एक माइक्रो एल्गल स्पीसीज है, मैंने उसको आइसोलेट किया। अब मैं उसको सिर्फ एक ही तरीके के वेस्ट वाटर में जो है चेक करना चाहता हूँ कि उस एल्गी की जो रेमिडिएशन एफिशिएंसी कैसी है। तो मेरे पास एक ही सैंपल है, मान लो टेक्सटाइल वेस्ट वाटर को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, जो कि बनारस या आसपास के कारपेट इंडस्ट्री, मतलब बनारस जो आसपास के जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, साड़ियां जहाँ पे बनती है, उनसे जो वेस्ट वाटर निकलता है। तो दैट स्टडी विल बी लाइक वन सैंपल टी टेस्ट और वन सैंपल जेड टेस्ट। लेकिन मेरे माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि आई कैन टेस्ट इन द कारपेट इंडस्ट्रीज एज वेल, क्योंकि भदोही और आसपास के जिला में कारपेट का बहुत काम होता है, इवन कालीन का काम होता है मिर्जापुर में। तो वहां से भी बहुत सारा जो है वेस्ट वाटर जनरेट होता है। तो अगर मैं उनके ऊपर उनके वेस्ट वाटर पे स्टडी करूं तो मेरे पास दो टेस्ट हो गए। या मैं इनके अलावा मेरे माइंड में आया कि सम ऑफ द डेयरी या शुगर जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज भी है, अगर उनसे जो वेस्ट वाटर जनरेट होता है उन पे भी उस एफिशिएंसी को चेक करूं कि क्या वो माइक्रोएल्गे करता है। तो मेरे पास अब ढेर सारे सैंपल्स हो गए। अब उन सैंपल्स की स्टडी करूंगा तो मैं फिर वन सैंपल टेस्ट नहीं कर सकता, अब मैं जो है कहीं ना कहीं उन दो सैंपल्स के ऊपर। अब वो दोनों सैंपल्स जो है वो रिलेटेड है कि इंडिपेंडेंट है। जैसे अब कारपेट और जो कह सकते हैं कि शुगर इंडस्ट्रीज है और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, इनके जो वेस्ट वाटर है वो आपस में इंडिपेंडेंट है, इनका कोई आपस में रिलेशन नहीं है। तो इनके लिए जो है मैं जो है इंडिपेंडेंट के लिए जेड टेस्ट या एनोवा कर सकता हूँ, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। लेकिन अगर वो रिलेटेड होते हैं दोनों के दोनों जो सैंपल्स है आपस में, तो हम फिर उसके लिए पेयर्ड टी टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत आते हैं इसमें से ही कि व्हेन यू हैव द टू सैंपल एंड दो सैंपल, व्हेन यू हैव द टू इंडिपेंडेंट सैंपल एंड यू वांट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस व्हिच टेस्ट यू विल परफॉर्म, बस ऐसे पूछेगा सीएसआईआर एंड यू विल बी लाइक हैं। और यही है वो कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट सैंपल है तो आप एनोवा कर सकते हैं या टू ग्रुप टेस्ट कर सकते हैं। एनोवा उनमें से वन ऑफ द मोस्ट कॉमन। याद रखिए पेयर्ड टी टेस्ट तभी आप करेंगे जब आपके पास दो या दो से ज्यादा रिलेटेड सैंपल हो। आई रिपीट, पेयर्ड टी टेस्ट विल परफॉर्म ओनली व्हेन देयर इज अ टू और मोर देन टू रिलेटेड सैंपल्स, ठीक। और व्हेन एनोवा विल ओनली बी परफॉर्म्ड, खासकर वन वे एनोवा जो है, दैट विल बी लाइक कि वो जब आपके पास इंडिपेंडेंट सैंपल हो। रिलेटेड सैंपल के लिए समटाइम्स पेयर्ड टी टेस्ट के साथ साथ टू वे अनोवा भी परफॉर्म होता है। देयर इज अ टू वे वन वे अनोवा। तो टू वे अनोवा जो है वो रिलेटेड सैंपल के लिए होता है और वन वे अनोवा जो है वो इंडिपेंडेंट सैंपल्स के लिए होता है। ये चीज है, ठीक है। तो कैसे सैंपल के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना है ये आपको पता होना चाहिए, नॉट ओनली विद द सीएसआईआर। कल को पीएचडी में जो काम करोगे आपके पास, आप जो रिजल्ट पेपर में लगाओगे ना, जो रिव्यूअर होगा वैसे फेंक देगा अगर आपने ऐसे कुछ भी लगा के टेस्ट कर दिया। तो वो कहेगा ये क्यों किया बताओ, फिर आपके पास जवाब ही नहीं होगा। आप लॉजिकल आंसर दोगे तो रिजेक्ट मार देगा पेपर को, फिर मेरी तरह परेशान हो जाओगे। इसलिए पढ़ना होता है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। मेरी तरह इसलिए क्योंकि मैं जो है पेपर के मामले में बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं हूँ। मतलब जिस दिन मेरा पीएचडी होता है उस दिन मैं जो है जितने भी रिव्यूअर है उन सभी को ढूंढ ढूंढ के जो है चुन चुन के पकड़ पकड़ के अच्छे से खबर लूंगी, ठीक है। जो सपाट आई मीन टू से दैट कि उस मैं जो है एक मुद्दे पे फिर सवाल उठाऊंगा कि आखिर पीएचडी का क्राइटेरिया जो है वो सिर्फ पेपर ही क्यों रखा है, टेक्नोलॉजी और आइडिया पे कोई बात क्यों नहीं करता है। व्हाई इट इज द ओनली क्राइटेरिया फॉर द पीएचडी इज द पेपर, एंड दैट इज वेरी लॉजिकल समटाइम्स फील। इट्स नॉट अबाउट कि मैं जो है पेपर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूं, ऑल्दो आई एम वेरी गुड एट राइटिंग एंड रिप्रेजेंटेशन, बट मुझे वो चीज लगती है कि वो सिर्फ एक ओनली क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। बट आपको पेपर पब्लिश करना है और लिखना है तो आपको ये सब करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए जो है अगर मैं बात करूँ तो मेट्रिक डेटा के अलावा यू हैव द नॉन मेट्रिक डेटा एज वेल। नॉन मेट्रिक मींस यू हैव द बेसिकली दोस काइंड ऑफ एनालिसिस की कोई चीज जो ऐसे हो रही है तो क्यों हो रही है। आपके पास जो है वो नॉमिनल या ऑर्डिनल डेटा है, तो उसके लिए जो है फिर आप वन सैंपल है तो काई स्क्वायर परफॉर्म करिए, ठीक है। और अगर आप दो या दो से ज्यादा सैंपल है तो अगर वो इंडिपेंडेंट है तो उसमें जो है आप मैन विटनी परफॉर्म करिए या क्रूसल वॉलिस अनोवा करिए।
ठीक है, ये जो है कर सकते हैं। और अगर वो रिलेटेड है तो उसमें जो है आप उस केस के लिए विल्कॉक्सन टेस्ट जो परफॉर्म कर सकते हैं। ये 4 टेस्ट आपके दिमाग में होने चाहिए। इफ यू हैव द वन सैंपल यू हैव टू परफॉर्म chi स्क्वायर मोस्टली। इफ यू हैव 2 और मोर देन सैंपल chi स्क्वायर परफॉर्म कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन मैं यहाँ पे जो हाइलाइट कर रहा हूँ वो ध्यान रखें, मैन विटनी एंड क्रूसल वॉलिस ये आप 2 अनरिलेटेड या इंडिपेंडेंट सैंपल्स के लिए है, और 2 से या 2 से ज्यादा रिलेटेड या डिपेंडेंट सैंपल्स के लिए विल्कॉक्सन टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए भी मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ। जिन टेक्निक्स को मैंने अभी बताया और हाइलाइट करा है वो दिमाग में फिट करो कि वन सैंपल मेट्रिक के लिए क्या है, 2 इंडिपेंडेंट मोर देन 2 रिलेटेड के लिए क्या होता, वैसे ही नॉन मेट्रिक के लिए कौन कौन से टेस्ट बोले। 30 सेकंड दिमाग में फिट, फिर से बात बताओ। डन, ग्रेट। आफ्टर दिस वन आपने जो एग्जांपल्स दिमाग में फिट कर लिए, मैं सबसे पहले जो शुरू कर रहा हूँ वो है पैरामीट्रिक, और पैरामीट्रिक से ज्यादातर सीएसआर क्वेश्चन पूछता भी है, क्योंकि ज्यादातर जो है पैरामीट्रिक टेस्ट को जो है वो पावरफुल टेस्ट माना गया है, और ये ज्यादातर हमारा डेटा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है इसमें भी जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो मैं पैरामीट्रिक टेस्ट के ऊपर बात करूँ, और पैरामीट्रिक टेस्ट में जो बहुत ही कॉमन जो है वो कहीं ना कहीं टेस्ट आता है, वो एक आता है टी टेस्ट, ठीक है, और एक आता है जेड टेस्ट। इनका जो है बेसिक मोटा मोटी जो प्रिंसिपल है वो लगभग सेम है। टी टेस्ट और जेड टेस्ट अगर आप समझ गए ना तो समझ लो कि जिंदगी और कहानी जो है उसकी। आप क्यों कर रहे हैं टी टेस्ट, क्यों कर रहे हैं जेड टेस्ट? किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। आप कोई ना कोई एक हाइपोथेसिस बनाए होंगे ना, और उस हाइपोथेसिस को जो है उसमें से एक आपने नल हाइपोथेसिस को चूज किया होगा, और आप जो है एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को जो है वो सेट किया होगा। अब इसमें से किसको एक्सेप्ट करोगे, किसको रिजेक्ट करोगे, ये सवाल आता है कि कर्नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट, एंड सिमिलरली अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट, ये क्वेश्चन बनेगा। इसको टेस्ट करने के लिए कि मुझे कौन सा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना है, कौन सा रिजेक्ट करना है, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है आप ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। कभी कभी टी टेस्ट को ही स्टूडेंट टी टेस्ट बोला जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है स्टूडेंट टी टेस्ट इसी को बोला जाता है। मतलब नॉर्मल स्टडीज के लिए, नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स के लिए, नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए टी टेस्ट ही काफी है, और उसी को परफॉर्म करके आप अपना काम कर सकते हो। या एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, अगर 2 इंडिपेंडेंट है तो ज्यादातर आप जो कभी अगर किसी ने ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस पे काम किया होगा, कभी भी आप मीडिया ऑप्टिमाइज करेंगे, ग्रोथ ऑप्टिमाइज करेंगे, कभी भी जब ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो एक टूल आता है आरएसएम, रिस्पांस सरफेस मेथोडोलॉजी, या स्टैटिस्टिक्स के तौर पे उसमें वो किस चीज पे बेस्ड होता है, एनोवा पे, ठीक है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस पे। फिलहाल के लिए मैं एनोवा के ऊपर से पहले जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टेस्ट है जो आप खुद परफॉर्म कर सकते हैं वो है स्टूडेंट टी टेस्ट या जेड टेस्ट। अब ये जेड और टी में ज्यादा कोई अंतर नहीं है, फॉर्मूला डिट्टो सेम होता है और लगभग कैलकुलेशन भी डिट्टो सेम होता है। थोड़ी सी चीजें बस समझिएगा कि कहीं ना कहीं जब भी मैं एक हाइपोथेसिस सेट किया हूं तो मेरे पास हाइपोथेसिस के बाद एक डेटा सेट आया होगा, और डेटा के बाद जो है उसका एक मीन आया होगा, मीन के साथ जो है वो स्टैंडर्ड डिवीजन भी आया होगा। फॉर एग्जाम्पल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मे भी कोई भी एक हाइपोथेसिस सेट कर सकते हैं कि मेरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। एक हाइपोथेसिस मैंने सेट कर लिया, ये है मेरा नल हाइपोथेसिस, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये है कि बच्चों को समझ में आ रहा है। अब मैं यही चाहूंगा कि नल रिजेक्ट हो जाए और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाए, लेकिन फिलहाल के तौर पे मान लेते हैं कि मेरे इस हाइपोथेसिस के दौरान मेरा जो सैंपल साइज था वो था 50। 50 की जगह में जो है 49 रख लिया, 20, या और इजी रखते कैलकुलेशन के लिए थोड़ा बढ़िया रहेगा 25। मैंने क्या लिखा कि मैं 25 लोगों के स्टूडेंट पे ये रिसर्च कर रहा हूँ। इस 25 लोगों के दौरान मेरे पास जो डेटा आया कि लोगों को कितना परसेंट समझ में आ रहा है, उस दौरान जो है मैंने अपने सैंपल में मीन, अब देखो मैं म्यू लिखूं या एक्स बार लिखूं, एक ही बात, आपको दोनों में से कोई एक भी लिखा रहेगा तो समझ जाओगे कि किस चीज की बात हो रही है। तो म्यू या एक्स बार लिखा रहा है मतलब ये किसकी बात कर रहा है, मीडियन या मोड की, ये जो है कहीं ना कहीं मीन की बात कर रहा है। तो मीन की वैल्यू जो है एज्यूम करके चल रहा हूँ कि लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका जो है 50% समझ में आ रहा है। मीन एवरेज जो है वो डेटा ये है कि 50% लोग जो है वो मोटा मोटी जो है क्वेश्चन को सही करते हैं, ऑप्ट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है कि यहीं से मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन को देखा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू थी दैट इज 9। 9 को मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन कहा कि मतलब मिनिमम जो है 41 तक और मैक्सिमम 59 तक लोग जा पा रहे थे एवरेज के तौर पे, ये मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन को यहाँ। अब मुझे पता करना है कि मैं इस नल हाइपोथेसिस को किस तरीके से लेके चलूं कि मैं जो सोच रहा हूँ कि बच्चे जो है 70% तक ऑप्ट करते हैं कि नहीं करते, वॉट एवर इट इज। इसके लिए टी टेस्ट हो या जेड टेस्ट हो यहाँ से काम बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि कितने रेंज पे आपको हाइपोथेसिस सेट करना है, नहीं करना है, ये सवाल होता है। इस क्वेश्चन में ये भी तो है ना कि आपके पास जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा मोस्ट केसेस में, क्योंकि एक रेंज जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो आउटकम जो है वो बाइनोमियल नहीं है, और वो जनरली डेटा जो है वो कुछ ऐसा ही होगा नॉर्मल बेस पर के तौर पे। अब यहीं पे हमें ये चूज करना है कि वो आखिर में रेंज क्या होगा कि जिसके अंदर वो अपर लिमिट और वो लोअर लिमिट क्या होगा जिसके अंदर जो है मेरा नल हाइपोथेसिस एच नॉट एक्सेप्ट होगा, और उस अपर लिमिट या लोअर लिमिट के बाहर वो कौन सा होगा जहां पे मेरा एच नॉट
रिजेक्ट होगा, ये बात समझ में आ रही? यही हमें पता करना है, अपर और लोअर लिमिट बाउंड्री विद इन विच वी एक्सेप्ट द एस नॉट एंड आउट अपार्ट फ्रॉम इट या बियॉन्ड दिस अपर एंड लोअर लिमिट कहाँ पे हम उसको रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब जरा समझिए, ये मेरे पास एक डेटा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कि मैंने एक नॉर्मल जो है कंडीशंस को शो किया, तो इसमें एक फॉर्मूला आता है टी टेस्ट जेड टेस्ट में। वो फॉर्मूला क्या कहता है कि अपर और लोअर लिमिट और जो बेसिक सा केस है, चाहे वो कॉन्फिडेंस इंटरवल जिसको हम बोलते हैं, तो इनमें जो है जो फॉर्मूला आता है, ध्यान रखें, उसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस। मैं इसको अलग स्लाइड पर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, बेहतर कि फॉर्मूले को अलग ही रखे। कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल विल टेल यू अबाउट द अपर लिमिट या अपर बाउंड्री एज वेल एज द लोअर लिमिट। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, एल को मतलब है, और यूएल का मतलब अपर लिमिट। ये शॉर्ट फॉर्म आपको समझ में आ जाता है ना बताते वक्त जब मैं लिखता हूँ तो, ठीक है, अपर और लोअर लिमिट। नाउ टी टेस्ट के लिए जो है अपर और लोअर लिमिट क्या है, तो टी टेस्ट के लिए ध्यान है कि अपर लिमिट जो होगा वैल्यू का, दैट इज एक्स बार और म्यू, वॉट एवर इट इज। अगर मैं एक्स बार बोलूँ या म्यू बोलूँ तो परेशान तो होगा नहीं, कुछ भी आप कर सकते हो, लिख सकते हो, समझ सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपर लिमिट को बोल रहा हूँ कि दैट इज एक्स बार प्लस टी हाफ, ठीक है, या मैं टी हाफ की जगह ये लिख रहा हूँ 5% इंटरवल पे इनटू एस अपॉन अंडर रूट एन, ये ठीक है। अगर x लिखा था तो ये s लिखा है, s का मतलब यहाँ पे देखो, अब जैसे समझ आना कि x बार और म्यू जो है वो मीन है, और s और सिग्मा जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, और n जो है वो सैंपल साइज है। अब अगर मैं यहीं पे इसको इससे भी तो लिख सकता हूँ, म्यू प्लस टी 5% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे वैल्यू डिवाइडेड बाई एस रूट एन, सॉरी सिग्मा रूट एन, ऐसे भी लिखा जा सकता है। दोनों में कोई अंतर है क्या? चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई अंतर नहीं, ठीक। नाउ अब अपर लिमिट में देखो, ये प्लस मैंने शो किया, लोअर लिमिट में माइनस हो जाएगा, बस बात इतनी सी है। लोअर लिमिट जैसे हमने अभी देखा था ना, एक्स बार प्लस माइनस स्टैंडर्ड डिवीजन, तो इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। ये जो है यही फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला हम अभी तक देख रहे थे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, इसी को थोड़ा सा इस टेस्ट में लोगों ने, जो साइंटिस्ट ने डेवलप किया है ये टेस्ट, उन्होंने उसी मॉडिफाई किया थोड़ा सा, और वो ही यहाँ पे चल रहा है। लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, एक्स बार माइनस टी 5% इंटरवल, इस तरीके से जो है आपका लोअर लिमिट में शो कर सकते हैं। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले को यहाँ पे डुप्लीकेट कर दे रहा हूँ लाइक दिस, तो यहाँ से मैं सीधे लोअर लिमिट को निकाल सकता हूँ। लोअर लिमिट में सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, और बाकी चीजें जो है लगभग सेम रहेगी। ये समझ में आ गया सभी को कि टी टेस्ट के लिए जो है चीजें कैसे चलेगी। यहाँ पे एक चीज आपके माइंड में राइज हो रहा होगा कि सर अभी आपने एक चीज नहीं बताई कि ये टी 5% है क्या, ठीक है ना। जब हम टी टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो हर एक मानक होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। ये माना जाता है कि 5% जो डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंस मैंने आपको बोला था, उस पे जो है एक टेबल, जैसे कभी स्टैटिस्टिक्स में देखते होंगे, कभी में क्या होता है, टेबल की वैल्यूज आती है, इतने पे इतना वैल्यू है, इतने पे इतना वैल्यू है। कभी आपने ऐसे ग्राफ को सॉल्व किया होगा तो उसमें एक हमें ग्राफ पैड मिलता था, उसमें वैल्यूज दिखी रहती थी, टी की, जेड की। तो टी भी उसी तरीके का एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। ये वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन हो सकता है, और गिवन है तो आप उसी का यूज करिए, ठीक है। और अगर नहीं गिवन है, इफ द वैल्यू ऑफ टी 5% इज नॉट गिवन, अगर नहीं गिवन है तो आप एक डिफॉल्ट केस को लेके चलेंगे, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन में गिवन नहीं रहता, और टी 5% की जो वैल्यू डिफॉल्ट केस है वो है 2.1 या अप्रोक्सीमेटली 2 मान के चलो, 2 लेके चलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन में कोई ज्यादा अंतर नहीं आएगा। यू कैन 2.1 एक्चुअली वैल्यू होती है, लेकिन 2 भी लेके चल सकते हो। यानी यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली आपका जो है 2 रख देना, अगर कुछ नहीं दिया गया है तो। 2 तब रखना है जब कुछ नहीं दिया गया है, अगर कुछ दिया गया है तो आपको वही रखना है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं जेड टेस्ट की बात करता हूँ। अब ये तो मैंने जो वैल्यू शो किया था वो किसके वैल्यू शो किया था, टी टेस्ट का। जेड टेस्ट जैसी कुछ चीज भी मैंने बताई थी, बोला था वो लगभग जो है वो बराबर है। कैसे बराबर है भैया, तो लेट्स ट्राई टू सी दैट। अब जो जेड टेस्ट होता है उसमें क्या अंतर है, उसमें बस अंतर है यहाँ पे, ये जो टी लिखा हुआ, ठीक है। तो ये जो है अब क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, बस। एक साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं हम जेड को मान के चलेंगे, हम टी को नहीं लेकर चलेंगे, लगभग बात वही है, ठीक है। लेकिन अगर मूल डिफरेंस पूछा जाए कि आप कब टी और कब जेड अप्लाई करोगे, मेरे से अगर आप पूछोगे कि कुछ तो डिफरेंस होगा। लोग तो धड़ल्ले से कुछ भी यूज कर रहे हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन क्या सही अप्रोच है टी और जेड को डिफाइन करने का? तो सही और गलत, या कह सकते हैं बेटर अप्रोच ये है कि टी टेस्ट को आपको जब सैंपल साइज n इज इक्वल टू लेस देन 50 हो, मतलब कहीं ना कहीं जो हमने सैंपल जब हमारे पास हो, इसीलिए इसको छोटे पॉपुलेशन, मतलब जब 50 से छोटा आपका सैंपल हो तब आप टी टेस्ट यूज करो, और जब आपका सैंपल साइज 50 से ज्यादा हो तो आप जो है जेड टेस्ट यूज करो। मतलब पॉपुलेशन के लिए आप जेड टेस्ट यूज करो और सैंपल के लिए जो है टी टेस्ट यूज करो। ये एक बेटर जो है अप्रोच है जेड और टी को आइडेंटिफाई करने का। लेकिन इसका ज्यादा यूज जो है लोग क्वेश्चन फ्रेम करते वक्त ध्यान नहीं रखते। तो आपको ये मैंने अपने तरीके से बताया कि कैसे आप इनको डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में आएगा तो एक्स म्यू सब चलता रहेगा, फॉर्मूले में कहीं कोई अंतर नहीं है, सिर्फ जेड और टी का अंतर है, ठीक, अपर लिमिट और लोअर लिमिट में। नाउ अब यहाँ पे जो टी 5% में शो कर रहा था, वैसे ही जेड 5% का जो है वो कोई ना कोई वैल्यू गिवन हो सकता है। अब अगर समझिए कि गिवन है तो आपको यूज करिए, और अगर जेड 5% की वैल्यू जो है वो गिवन ना हो, so what will you use as a default case? The default case will be 1.96। जेड की वैल्यू अगर कुछ नहीं दिया होता तो वो होता है 1.96, यानी इसको भी अगर देखोगे तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द 2।
मतलब आपको चाहे z हो चाहे t हो, बहुत अंतर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, लगभग जो है कहानी बराबर ही होती है। तो ये चीज जो है ध्यान रखें। ये फॉर्मूला समझ में आ गया, अपर लोअर लिमिट जो है कैसे चले। अब इसको मैं थोड़ा एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि कैसे जो है ये फॉर्मूला जो मैंने आपको मेंशन किया, इसी एग्जांपल पे चीजें कैसे चले। ठीक है, तो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन को यहाँ पे 10 में लेके चला, नॉट 5। अब मैं, मेरे पास जो एक हाइपोथेसिस थी, मेरे पास जो एक डेटा था, इस डेटा के अनुसार मुझे क्या करना चाहिए था, या वो क्या रेंज मुझे मिलेगा जिसके बीच में मेरा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, और वो क्या रेंज मुझे मिलेगा जिसके बीच में मेरा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा, या जिसके बाहर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है, अब इस केस के ऊपर जरा ध्यान दें। तो व्हाट हैपेंस, अब इसमें मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ। मैं टी टेस्ट परफॉर्म करूंगा। क्यों टी टेस्ट परफॉर्म करूंगा? क्योंकि जनाब आप टी पर करो या जेड करो, ज्यादा कोई अंतर है नहीं, इसलिए क्वेश्चन में ज्यादा कुछ मतलब है नहीं, क्योंकि सैंपल है, छोटा साइज है। एक जनरल कॉमन सेंस जो मैंने आपको बताया, इसलिए जो है टी परफॉर्म कर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि दैट, देखिए अपर लिमिट जो है दैट विल बी द एक्स बार प्लस टी वैल्यू इनटू एस अपॉन रूट एन, ये फॉर्मूला बोला था। यानी इसके हिसाब से एक्स बार की वैल्यू है 50, ठीक है, और प्लस टी रूट एस, टी की वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ पे 2 रखेंगे। जनरली मैं 2 ही लेके चलूंगा मोस्ट ऑफ द टाइम। 2.1 आपको अगर खुश नसीबी है, आपका इच्छा है, तो आप रख सकते हैं। एस की वैल्यू यहाँ पे रखा है मैंने 10, और एन की वैल्यू रखा है 25, यानी रूट 25 रखोगे। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये जो है कहीं ना कहीं 50 प्लस 2 इंटू 10 अपॉन रूट 5 जो है वो कहीं ना कहीं करे, तो इस केस में जो है ये 5 दूना 10, ये 4 आएगा, यानी 54। आप समझिए कि यही जो वैल्यू होता है, यही तो एक्चुअली में प्लस और माइनस हो रहा होता है। लोअर लिमिट में क्या है, एक्स बार माइनस दिस वैल्यू है, टी एस अपॉन रूट एन शो कर रहे थे। ये वैल्यू कितनी आ रही है, देखोगे तो 4 आ रही है, यानी लोअर लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, 50 माइनस 4 एंड दैट विल बी 46। यानी कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ से बोलूँ, तो लोअर लिमिट 46 और अपर लिमिट 54 के बीच में ये जो डेटा होगा, मतलब 46 के और 50, 46 और 54 के बीच का जो डेटा होगा, ये जो है डेटा कहीं ना कहीं मेरा उस रेंज में, अगर मेरा लोअर लिमिट 46 और 54 के बीच में मैं नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करूंगा, और बियॉन्ड 54 एंड लेस देन 46, आई रिपीट, ग्रेटर देन 54 मतलब इसके बियॉन्ड इधर भी रिजेक्शन होगा टू टेल टेस्ट में, अगर मैं टू टेल की बात कर रहा हूं तो। ठीक है, और अगर वन टेल करूंगा तो फिर मुझे बताना पड़ेगा कि मैं राइट की बात करूं कि मैं लेफ्ट की बात करूं। तो देखो यहाँ पे अब इसी चीज को मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, तीनों केसेस को। ठीक है, कि व्हाट विल बी द केस, होगा क्या वो। तो मैं अगर बोलूं कि मेरा जो स्टडी है, अगर वो टू टेल्ड होता, तो मैं टू टेल्ड होता तो मैं ये बोलूंगा कि 46 से 54 के बीच में होगा, तो मेरा जो एच नॉट होगा मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, अगर लेस देन 46 होता, ठीक है, और कहीं ना कहीं ग्रेटर देन 54, तो लेस देन 46 एंड ग्रेटर देन 54 जो डेटा होगा, इसके बाहर जो है एच नॉट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अगर टू टेल्ड होता तो हो सकता है कि ये वन टेल्ड हो। अगर वन टेल्ड होता तो अब हमें, मुझे ये देखना पड़ता कि ये कौन सा टेल्ड है, वो राइट है। अगर राइट टेल्ड होता तो इसका ये मतलब था कि देखिए जितने भी वैल्यूज है वो 54 तक जो है वहां तक एक्सेप्ट होते हैं, नॉट ओनली 46, जितने भी डेटा है वहां से लेके 54 तक, एंड ग्रेटर देन 44 54 रिजेक्ट करते, और इसके बाहर जो है इससे पहले हम एक्सेप्ट करते। वन टेल का मतलब हमें सिर्फ राइट वाला रिजेक्ट करना है, बाकी सब एक्सेप्ट करना है। एंड लेफ्ट वाले का मतलब क्या है कि आप जो है यहाँ पे लोअर लिमिट फिक्स कर दे रहे कि भैया 46 फिक्स हो गया लोअर लिमिट, इससे पहले जितने भी हो गए रिजेक्ट होंगे, इसके ऊपर जहां पे भी चले जा रहे हो आपने अपर लिमिट को फिक्स नहीं किया, एक्सेप्ट कर लिया। तो टू टेल्ड का मतलब आप अपर और लोअर लिमिट दोनों फिक्स कर रहे हैं, एंड वर्ल्ड टेल्ड का मतलब आप सिर्फ एक फिक्स कर रहे हैं, या तो अपर लिमिट, अगर अपर लिमिट फिक्स करेंगे तो आप राइट टेल्ड बोलेंगे, और अगर लोअर लिमिट फिक्स करेंगे तो आप बोलेंगे कि वो लेफ्ट टेल्ड है। ये बात समझ में आई क्या? ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल आपको देके बताया। अब जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को ध्यान दो, मैंने कुछ आपको प्रैक्टिस पहले करा लेता हूँ, फिर मैं आपसे खुद क्वेश्चन कराऊंगा। और किसी को क्वेश्चन में समस्या होगी तो पूछ लेना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सीएसआईआर ऐसे ही प्रॉब्लम पूछता है जो मैंने आपको दिया, एग्जैक्ट डिट्टो दिस काइंड ऑफ लेवल। अब देखो मैंने क्या किया कि एक्स बार की वैल्यू जो है वो आपको 2.5 शो करा है। ठीक है, ये है मीन की वैल्यू। एन की वैल्यू जो है वो 16 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो है वो है 0.2। यहाँ पे जेड की वैल्यू जो 95% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे है वो 1.96। अब एक बात बताओ, ये मैं बार बार दूंगा तभी मानोगे, या नहीं दिया रहेगा तो एज्यूम कर लोगे? अगर नहीं दिया रहेगा तो आपको एज्यूम कर लेना। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी उसको ये चीज लिख दिया कि टी की वैल्यू जो है जनरली आप 2 के बराबर लेके चल सकते। अब व्हाट विल बी दैट केस, वो केस क्या होगा कि मैं जो है इस क्वेश्चन में वो अपर और लोअर लिमिट क्या होगा जिसके बीच में मेरा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट और रिजेक्ट होगा। तो देखो अपर, पहले तो मैं ये फॉर्म जेड इंटू एस रूट एन कैलकुलेट कर लेता हूँ, इसी को मीन से प्लस और माइनस करना है मुझे बेसिक तौर पे। तो ये वैल्यू जब कैलकुलेट किया तो जेड की वैल्यू 1.96, एस की वैल्यू है 0.2, और एन की वैल्यू है 16, तो रूट 16। ये वैल्यू सॉल्व कर रहा हूँ तो ये वैल्यू आ रही है कितनी, दैट इज 0.098। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लिया मैंने। इसको जब मैं मीन 2.5 से जोड़ दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2.598, और जब घटा दूंगा तो वैल्यू आ जाएगी 2.40। यानी ये जो है केस क्या है, मतलब विदिन 2.4 टू 2.598 जो है मेरे पास जो भी डेटा होगा, इस केस में मैं एच नॉट को क्या करूंगा, एक्सेप्ट या रिजेक्ट?
क्या करूंगा कि विद इन दिस अपर एंड लोअर लिमिट, जो ग्राफ ऐसे है, इस ग्राफ में इस लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में अगर जो मैं होगा तो एच नॉट को एक्सेप्ट करूंगा, और इसके बियॉन्ड होगा यानी इसके बाहर और इसके बाहर क्या करूंगा, रिजेक्ट करूंगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक कहानी समझ में आ रही? ठीक है, इसके लिए जरा सा बताओ, ये कैलकुलेट करो कि ये कॉन्फिडेंस इंटरवल टी टेस्ट में एक्स डी की वैल्यू दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, नंबर ऑफ सैंपल है, टी की वैल्यू कितनी दी है। अब ये टी की वैल्यू उन्होंने ये दी है तो ये रखोगे कि टू रखोगे, इन्होंने जो दिया है आपको वो वैल्यू रखनी है, ना कि अपने हिसाब से रखो। इस हिसाब से जरा सा लोअर बाउंड लोअर लिमिट जो है वो पता करो और अपर लिमिट पता करो, व्हाट विल बी दिस कैलकुलेशन। यहाँ पे फॉर्मुला भी दे रखा है, कैलकुलेट करके बताओ, देखते कितने लोग कैलकुलेट कर पा रहे। बता पाओगे? 3.39, अच्छा ठीक है, कैलकुलेट कर लेना अगर नहीं कर पा रहे हो तो, होमवर्क के तौर पे भी मैं दे दे रहा हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप मुझे बता पाओगे क्या? चलो, कि आखिर हम व्हाइट कलर को व्हाइट क्यों बोलते हैं, ब्लैक क्यों नहीं बोलते हैं, बताइए। हम लोग व्हाइट को व्हाइट कलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि व्हाइट को ब्लैक नहीं बोल सकते। ठीक है, अब मैं जरा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि मेरे पास जो है एक फ्रूट है, अब आप इसको जो भी समझ लीजिए, जो भी आपको दिखाई दे रहा है। अब इस फ्रूट में जो है सीड्स भी होते हैं, छोटे छोटे। तो मैं जो है नंबर ऑफ सीड्स पे जो है वो स्टडी करना चाह रहा हूँ, नंबर ऑफ सीट्स पे स्टडी करना चाह रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछ रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो अभी तक मैं बार बार बोल रहा हूँ कि किस रेंज के पहले नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, लेकिन नल हाइपोथेसिस है क्या या उसका मीन क्या है वो हमें अभी नहीं पता है। ठीक है, तो मैंने जो है एज्यूम किया कि मान लो मैंने नंबर ऑफ सीट्स यहाँ मान के चलो कि नंबर ऑफ सीट्स जो है वो एच नॉट है इन द नल हाइपोथेसिस। मैंने नल हाइपोथेसिस ये सेट किया कि इस पर्टिकुलरली केस में जो है नंबर ऑफ सीट्स एक फ्रूट में कितने हैं, वो है 30। अब एक्चुअली में आपको पता चलेगा कि मेरा ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है। अभी तक तो हम सिर्फ एक ये लेके चल रहे थे कि दोनों पॉसिबिलिटी, किस में रिजेक्ट हो रहा है किस में एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन अब आप ये कंक्लूड करोगे कि ये एक्सेप्ट या रिजेक्ट सिर्फ एक आंसर आएगा। ठीक है, अब इस केसेस में जब मैं बात करता हूँ तो मैंने ये जो हाइपोथेसिस सेट की है वो किसकी सेट करी, नल हाइपोथेसिस सेट करा। ठीक है, अब इस दौरान जो है मैंने स्टडी किया, लगभग 16 सैंपल्स की स्टडी करी। 16 सैंपल स्टडी करके पाया कि जो मीन वैल्यू थी वो सीड की, जो क्योंकि किसी में 30 से ज्यादा मिलेगा, किसी में कम मिलेगा, किसी में कुछ ऐसा मिलेगा। अब जो मीन वैल्यू थी वो अप्रोक्सीमेटली दैट इज 14 मुझे मिला। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है मीन वैल्यू मुझे 24 मिला, सॉरी 14 में बोलो 24 मिला, एंड नंबर ऑफ सैंपल इतना था, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो मुझे मिला वो आपका 16, let me check. ठीक है, मैं स्टैंडर्ड डेविएशन को प्लस माइनस 1600 ये है, या प्लस माइनस 800 कर दीजिए, कोई भी एक वैल्यू में एक रैंडम डेटा दे रहा हूँ जस्ट फॉर दिस। अब आपको बताना है कि मैं नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करूंगा या रिजेक्ट करूंगा। आप बताइए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि वेदर आई एम गोइंग टू रिजेक्ट दिस हाइपोथेसिस और द एक्सेप्ट दिस हाइपोथेसिस। जो नंबर ऑफ सीट्स का जो मीन हम शो करेंगे वो म्यू, वो बेसिक तौर पे ये वाला म्यू लोगे या जो एक्सपेरिमेंट में है वो वाला म्यू लोगे?
कौन सा म्यू लोगे आप? हमेशा जब भी ऐसे रहे तो आप एक्सपेरिमेंट वाला लोगे। नल हाइपोथेसिस को तो चेक करना है ना ब्रो। तो नल हाइपोथेसिस का मीन ले लोगे तो फिर चेक क्या करोगे? आपको नल हाइपोथेसिस को चेक करना है एक्सेप्ट रिजेक्ट का, तो आप एक्सपेरिमेंट वाले को लोगे हमेशा। जब भी लोगे तो एक्सपेरिमेंट केस लोगे। अब इसमें जब सॉल्व करोगे तो कर पाओगे क्या? मैंने अपर लिमिट और लोअर लिमिट के ऊपर चेक करता हूँ। अपर लिमिट क्या है? अपर लिमिट के हिसाब से बात ये बन रही है कि कहीं ना कहीं जो है एक्स बार की वैल्यू एक्स बार प्लस टी इंटू एस डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन। मैं टी क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि सैंपल साइज के हिसाब से टी की वैल्यू कुछ नहीं दिया है तो क्या मान के चलूंगा मैं, आप उस हिसाब से लेके चलेंगे। ठीक है, तो एक्स बार है 24 प्लस टी की वैल्यू हो गया 2, स्टैंडर्ड डिवीजन है 8, रूट एन वैल्यू यानी रूट 16। ये वैल्यू सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है 24 प्लस 2 इंटू 8 से ये डिवाइड करोगे तो 16 4 गुना 8 यानी 4, यानी ये जो है वैल्यू कितना आ रहा है 28। अपर लिमिट कितना आ रहा है 28 है, और लोअर लिमिट कितना आ रहा है, यही करोगे तो एक्स बार माइनस टी एस रूट एन, ये केस बनेगी। इस केस में कहीं ना कहीं 24 माइनस 4 करोगे यानी 20। अब मैं इसको जो है यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। आप देखिए, जब इसको आपने ड्रॉ किया तो इसमें से लोअर लिमिट है 20 और अपर लिमिट है 28, और आपका नल हाइपोथेसिस का मीन कहाँ आ रहा है? वो 28 के बाहर यानी यहाँ पे आ रहा होगा। यानी मेरा एच नॉट जो है वो इस रेंज के अंदर आ रहा है या बाहर आ रहा है? एच नॉट इस रेंज के बाहर आ रहा है, तो नाउ दैट विल गोइंग टू बी रिजेक्टेड। अब समझ में आया कि कैसे जो है एच नॉट को मैंने रिजेक्ट कर दिया। अगर वो यहीं पे ये एच नॉट की वैल्यू में 24 शो करता तो मैं एक्सेप्ट कर लेता कि नहीं ठीक है भाई एक्सेप्ट कर लेंगे, इसी के बीच में तुम्हारा। ठीक है, क्लियर है? तो चलो इस तरीके के केसेस जो है वो आते रहते हैं। एक और क्वेश्चन पूछो, बता दोगे? ठीक है, तो ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग समझ में आ गया ना? नाउ दैट हाइपोथेसिस टेस्टिंग, चाहे वो टी हो चाहे वो जेट हो, ऐसे क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं। मैंने बोला कि भैया मेरे पास जो है मैंने एक हाइपोथेसिस टेस्ट किया था। ठीक है, स्टूडेंट्स वाली बात, मैंने स्टूडेंट्स का जो है एवरेज परफॉर्मेंस अपनी क्लास में देखा, और मैं उसमें एच नॉट का जो म्यू वो लेके चला हूँ कि म्यू नॉट जो है बोला जाता है, ये मैंने एज्यूम किया कि बच्चों का एवरेज परफॉर्मेंस जो है वो 50% या 50% है, राइट? अब मैंने जो है लगभग जो है वो 49 स्टूडेंट्स पे, ठीक है, मैंने लगभग 49 या 49 से बेहतर है 100 स्टूडेंट लेके चलो, इतने तो आ ही जाते हैं ठीक ठाक कभी कभी। तो 100 स्टूडेंट्स पे मैंने स्टडी किया एक दिन क्लास में, और स्टडी करने के बाद पाया कि मेरा जो म्यू वन है, या इसको एक्स बार भी बोल सकते हो, ये बेसिक तौर पे मुझे मिला कि ये जो है वो 52% है। ठीक है, 52% जो है म्यू वन मिला। अब 52 की जगह जो है 55 रखो। स्टैंडर्ड डेविएशन जो मुझे यहाँ पे मिला वो मिला +5 का, +-5 का। आपको मुझे बताना है कि मैं यहाँ पे नल हाइपोथेसिस का करूँ क्या? अगर बता सकते हो तो बता दो। कि 6 आ रही है और लोअर लिमिट 54 आ रही है, मतलब बच्चों का परफॉर्मेंस में नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट मार दे रहा हूँ। मेरे बच्चे जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, है ना? क्या बात है, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। 50 नहीं 54% और 56% के ऊपर जा रहे हैं। जब अमेजिंग है तो कैन यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम ब्रो? क्या होगा आंसर, बोल करूं? ये स्टैंडर्ड डेविएशन है 24 डिवाइडेड बाई √36, यानी कहीं ना कहीं ये वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू 2 इंटू 4 आएगा, और ये 8 आएगा, तो यानी 208 अपर लिमिट और 192 लोअर। अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो नहीं लगा मुझे इस क्वेश्चन में। आप अपर और लोअर लिमिट भी नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर तो गड़बड़ है। उसी से मिलता जुलता देखो ये क्वेश्चन, ये एच म्यू नॉट की वैल्यू यानी नल हाइपोथेसिस की वैल्यू ये है,
और ये जो है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। इस हिसाब से आपको बताना है कि रिजेक्शन के लिए कब होगा। अब अपर और लोअर लिमिट ही निकालनी है बस, ठीक है। कर लिया। इसके लिए आपको अपर और लोअर लिमिट निकालने के लिए पहले ये निकाल लिया करो टी एस रूट बाई एन, इसी को जोड़ना और घटाना रहता है। डन। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? कौन सा म्यू मीन की वैल्यू लेनी है पता है ना? यहाँ पे ये मीन है, ये वाली जो वैल्यू है ये मीन है, दिस वन। क्योंकि ये लिखना यहाँ पे म्यू होना चाहिए था, म्यू वन। पोल करूं मैं? चलो ठीक। Hopefully the statistical lessons will be helpful to you and you have learned the ST test, T test, Z test, standard deviation and all जो भी आपने पैरामेट्रिक मैट्रिक जो पढ़ा था। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कल आपसे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट। विल सी यू। यू गाइस आर अमेजिंग। बाय बाय।